नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से नेतृत्व, मनोविज्ञान और एक बहुत ही मुश्किल फैसले से जुड़ी एक कहानी का विश्लेषण करेंगे जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हर समाज को, हर देश को कभी ना कभी करना ही पड़ता है, खासकर जब कोई बड़ा संकट सामने खड़ा हो। और ये कहानी है मथुरा की, एक ऐसा शहर जिसे एक ऐसा नामुमकिन फैसला लेने पर मजबूर किया गया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो कहानी शुरू होती है मगध के राजा जरासंध से। हुआ ये कि उसके दामाद कंस का वध मथुरा के नायक कृष्ण ने कर दिया था। अब देखिए, बदले की आग में जलते हुए जरासंध का पहला ख्याल क्या था? पूरी तरह से तबाही। उसने अपने साथी राजाओं के सामने कसम खाई कि वो मथुरा को नेस्तनाबूद कर देगा। पर उसके जो सहयोगी थे उनकी सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक रास्ता सुझाया। उनका कहना था कि इतने सुंदर और अमीर शहर को तबाह करने से अच्छा है कि उस पर कब्जा कर लिया जाए, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसी बहस से निकला एक ऐसा खौफनाक अल्टीमेटम जिसे मथुरा के दरबार में भेजा गया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर शहर को बचाना है तो अपने ही रक्षकों की बलि देनी होगी। अब जैसे ही जरासंध का ये खत मथुरा पहुंचा, वहां के पूरे नेतृत्व में मानो भूचाल आ गया। वो दो हिस्सों में बंट गए और एक बहुत ही मुश्किल बहस छिड़ गई। एक तरफ थे वो लोग जो क्षत्रिय धर्म को मानते थे। उनका तर्क सीधा था, आत्मसमर्पण सवाल ही नहीं उठता। शर्मिंदगी में जीने से लाख गुना बेहतर है सम्मान के साथ मर जाना। लेकिन दूसरी तरफ थे वो लोग जो राजनीति यानी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की दुहाई दे रहे थे। उनका मानना था कि हजारों लोगों की जान बचाने के लिए अगर 2 लोगों का बलिदान देना पड़े तो ये एक जरूरी और सही फैसला है। तो आप समझ रहे हैं, मथुरा एक ऐसे दोराहे पर था जहां एक रास्ता सम्मान की ओर जाता था और दूसरा सीधा सीधा जिंदा बचने की ओर। 2 बहुत ही शक्तिशाली विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। तो हुआ ये कि शुरुआत में जीत हुई सम्मान की। मथुरा के दरबार ने जरासंध को एक बड़ा ही दिलेर लेकिन साफ साफ इनकार भरा जवाब भेजा। अब मथुरा का ये जवाब मिला तो जरासंध ने सीधा हमला नहीं किया। नहीं, उसने कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, डर। और यहीं से शुरू हुआ उसका साइकोलॉजिकल वॉर। उसने सबसे पहला काम क्या किया, अपनी सेना से मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। शहर के अंदर आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए ताकि हर नागरिक को ये महसूस हो कि वो एक जाल में फंस चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। और यहीं पर जरासंध की असली चाल सामने आती है। उसने राजाओं से बात ही नहीं की, वो सीधे मथुरा की जनता के पास गया। उसने इस पूरी लड़ाई को राजाओं के सम्मान की लड़ाई से बदलकर हर नागरिक के, हर परिवार के अस्तित्व की लड़ाई बना दिया। और हुआ भी वही जो उसने सोचा था। उसका ये दांव बिल्कुल सही निशाने पर लगा। डर का ये माहौल पूरे शहर में ऐसा फैला कि जो जनता कल तक एकजुट होकर लड़ने को तैयार थी, वो अब अपने ही नायकों के बलिदान पर बहस करने लगी। और बस यही था वो टर्निंग पॉइंट, जब लोगों के मन में अपने परिवार को बचाने की चिंता अपने देश के सम्मान से बड़ी हो गई। वो उसी नायक की बलि देने को सही ठहराने लगे जिसे वो कभी अपना भगवान मानते थे। अब जब जनता की ही आवाज बदल गई तो मथुरा के राजाओं और नेताओं के पास सच कहें तो कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो जिस जनता ने उन्हें अपना नायक बनाया था, आज उन्हीं लोगों की जान बचाने के लिए कृष्ण और बलराम ने आत्मबलिदान का फैसला कर लिया। जरासंध को आखिर वो मिल ही गया जो वो चाहता था। एक भी तलवार नहीं चली, एक भी सैनिक नहीं मरा, और सिर्फ दिमाग के खेल से उसने एक पूरी की पूरी जंग जीत ली थी। और फिर अगली सुबह वो दोनों भाई अपने लोगों की मांग को पूरा करने के लिए शहर के दरवाजे से बाहर निकले, अपनी नियति का सामना करने। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये एक लीडर का सबसे बड़ा बलिदान था या फिर एक समाज की सबसे बड़ी नाकामी? एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंज रहा है और शायद आज भी उतना ही जिंदा है।